नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर। तो साथियों, पिछले 3-4 क्लासों के अंदर अपनों ने मौर्य वंश आरंभ कर रखा था साथियों। तो मौर्य वंश की पूरी जानकारी अपनों ने ले ली थी कि किस प्रकार मौर्य वंश भारतीय राजनीति में आया था, इसके उत्थान के क्या कारण रहे होंगे और कौन अशोक था, कौन बिंदुसार था, इन सब की बड़ी ही विस्तृत और बारीक से बारीक चर्चा कर ली साथियों। अब बात रही मौर्य प्रशासन की। तो मौर्य प्रशासन में अपनों ने एक क्लास पढ़ ली थी कि मौर्य प्रशासन की जानकारी अपने को कहां से मिलती है, अर्थशास्त्र क्या था, इसके अंदर कितने अधिकरण थे और जो छठा अधिकरण था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था साथियों। क्योंकि उस अधिकरण के अंदर एक राजा के लिए एक सिद्धांत दिया गया है, एक थ्योरी दी गई है जिसका नाम है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि एक राजा बनने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आगे बात की मेगास्थनीज इंडिका की। फिर अपनों ने प्रशासन को 2 पार्टों में बांट कर पढ़ लिया था साथियों, एक केंद्रीय प्रशासन और एक प्रांतीय प्रशासन। मैं बात करूं केंद्रीय प्रशासन की, तो केंद्रीय प्रशासन के अंदर अपनों ने फिर उसको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक मंत्री परिषद और एक मंत्रिण था। अगर बात करूं मैं प्रांतों की, तो प्रांतों को एक कॉन्सेप्ट से समझा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चार प्रांत थे साथियों। अगर वही बात करूं मैं अशोक की, तो अशोक के समय वो 4 प्रांत बढ़कर 5 हो गए, क्योंकि उसने 261 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग को जीतकर उसमें भी उसको शामिल कर लिया था। फिर अपनों ने बात की कि प्रांतों के अंदर कौन शासन करता था या उसका जो शासनीय या प्रशासनिक अधिकारी कौन था। तो आमतौर पर तो जो प्रांतों का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो साथियों राजा का पुत्र यानी युवराज ही होता था, जो उसका उत्तराधिकारी होता था। अगर फिर मैं बात करूं कि जरूरी नहीं कि युवराज ही हो, अपनों ने मौर्य प्रशासन के अंदर देखा था कि योग्यता और एबिलिटी के अनुसार भी प्रांतों के अंदर अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। अब उसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं साथियों। बात कर ली थी कल प्रांत तक की, बात कर ली थी साथियों, प्रांत तक की बात अपनों ने कर ली थी, प्रांत तक की। अब आगे बात करूं मैं प्रांत के बाद एक कड़ी और आती है साथियों कि प्रांत किसमें बटे हुए थे। देखो साथियों, कोई भी प्रशासन या शासन हो उसको भागों में इसलिए बांटा जाता है, उसको भागों में इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि उसका जो शासन है वो सरलता पूर्वक चलाया जा सके, उसके अंदर जो नीतियां लागू की जाती है उसका लाभ जनता तक पहुंच सके। तो मौर्य प्रशासन के अंदर भी यही फॉर्मूला, यही सिस्टम अपनाया गया था। अगर मैं बात करूं प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांत आगे किस में बटे हुए थे? तो साथियों प्रांत आगे मंडल में बटे हुए थे, मंडल। अब इस मंडल को समझो, ये मंडल क्या होती थी? जिस प्रकार प्रांत या प्रांतों को उस समय चक्र भी कहा जाता था। तो ये जो प्रांत और चक्र है वो आगे मंडल में बटे हुए थे। और इन मंडलों को अगर मैं बात करूं आधुनिक संदर्भ में, तो आप इसको संभाग बोल सकते हो, संभाग। अर्थात जिस प्रकार अपने राजस्थान को 7 संभागों के अंदर बांट रखा था, उसी प्रकार उस मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर भी प्रांतों को आगे मंडल या संभागों में बांट रखा था। अब इस संभाग का एक प्रशासनिक अधिकारी था साथियों, इस संभाग या मंडल का एक प्रशासनिक अधिकारी होता था और वो अधिकारी इस मंडल या इस संभागों की देखरेख करता था, उसका उत्तरदायित्व इसी के पास था। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी था इसका नाम था साथियों प्रदेष्टा, इसका नाम था प्रदेष्टा या प्रदेष्टा। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है साथियों। इसकी चर्चा जब अपने मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तब इसकी एक बड़ी वार्ता करने वाले हैं साथियों। तो जो प्रदेष्टा था वो होता कौन था? तो ये जो आगे अपने पढ़ेंगे कंटक शोधक,
न्यायालय पढ़ेंगे साथियों, उसी का ये एक न्यायाधीश होता था। उसी का क्या होता साथियों, ये न्यायाधीश होता था। अब मैं बात करूं, ये प्रतिष्ठा इस मंडल का अधिकारी था, तो ये किसके नीचे या किसके अंडर में काम करता था या किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो साथियों, जो ये प्रतिष्ठा है वो समाहर्ता, ये समाहर्ता के अधीन होता था। समाहर्ता कौन है साथियों? तो समाहर्ता आप कर संग्रहक कह सकते हो। कर संग्रहक अर्थात जो टैक्स इकट्ठा किया करता था। देखो साथियों, कंफ्यूज नहीं होना, समाहर्ता और एक आपको उल्लेख मिलता है शनि दाता का। तो शनि दाता अलग है, ये कर को वसूल करेगा और शनि दाता क्या था? कोषाध्यक्ष था, यानी आज के संदर्भ में इसको वित्त मंत्री कह सकता हूं। तो प्रांत या चक्र मंडल में बंटे थे। मंडल आधुनिक संभाग जैसा था साथियों, और मंडल का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था साथियों, वो प्रशासनिक अधिकारी प्रतिष्ठा था। प्रतिष्ठा कौन था? किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो उसकी चर्चा आपने कर ली। अब आगे मंडल किसमें बटे हुए थे साथियों? तो साथियों, जो मंडल थे, मंडल आगे बटे हुए थे जिलों के अंदर। मंडल बटे हुए थे आगे जिलों के अंदर। जिलों उस समय विषय कहा जाता था। जिलों को उस समय विषय कहा जाता था। अब विषय अर्थात सब्जेक्ट, यानी उस समय जो जिले थे उनको विषय कहा जाता था। अब ये विषय, इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था साथियों, वो था विषयपति। इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था जिलों का, वो विषयपति होता था। अब जो जिले थे, आपको पता है साथियों कि जिले फिर आगे दो भागों में बढ़ जाती हैं। कौन कौन से? तो एक ग्राम अर्थात गांव, एक नगर अर्थात शहर। तो मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर भी इसी प्रकार जिलों को आगे दो भागों में बांट दिया गया। एक जो इसका भाग था वो था ग्राम या गांव, एक नगर या शहर, एक ही बात है। जिलों को आगे फिर दो भागों में बांट दिया, एक ग्राम और एक नगर। ठीक है साथियों। अब उस समय का जो ग्रामीण परिवेश था, ग्रामीण में किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसका अध्ययन करने वाले हैं, और शहरी प्रशासन का अध्ययन करने वाले हैं। अब साथियों देखिएगा कि उस समय शहरी प्रशासन किस प्रकार का रहा होगा, उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं उस समय के शहरी प्रशासन की, तो जो शहरी प्रशासन था उस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण था। अब इस शहरी प्रशासन की अपने को जानकारी कहां से मिलती है? तो शहरी प्रशासन की जानकारी का बड़ा ही मुख्य स्रोत है, वो है मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी साथियों। आप भली भांति उस चीज से वाकिफ हो चुके हो कि इस पुस्तक का नाम इंडिका था। इंडिका के अंदर जो मगध की उस समय राजधानी रही थी साथियों, पाटलिपुत्र। उसमें जो मगध की राजधानी रही थी पाटलिपुत्र, इस पाटलिपुत्र के लिए मेगास्थनीज ने इस इंडिका पुस्तक में एक शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो किया है पोलीब्रोथा। अब मैं बात करता हूं अपने शहरी प्रशासन की, कि शहरी प्रशासन में किस प्रकार की सुख सुविधाएं अर्थात शासन को बांटा गया था। अब शहरी प्रशासन, ये शहरी प्रशासन भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस चीज को समझिएगा दोस्तों। शहरी प्रशासन अब क्या था? भी शहर बहुत बड़ा था। इसको शासन की सरलता हेतु, सुलभता हेतु इसके अंदर क्या थी? 6 समितियां बना दी गई। 6 समितियां बना दी गई और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य सम्मिलित किए गए थे साथियों।
शहरी प्रशासन को शासन की सरलता हेतु 6 समितियों के अंदर बांट दिया और इन 6 समितियों के अंदर 5-5 सदस्य सम्मिलित कर दिए गए साथियों। अब इन 6 समितियों का अध्ययन करना अपने लिए बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनने की संभावनाएं अच्छी रहती है। अब बात करता हूं इन 6 समितियों की, तो साथ साथ देखिएगा और इसको समझ लेना साथियों। अगर बात करूं मैं प्रथम समिति नंबर 1 फर्स्ट समिति की बात करूं तो ये किस क्षेत्र की देखभाल करती थी? समितियां बनाई किस लिए थी? ताकि शासन में सरलता हो सके, अर्थात शहरों के अंदर इतने जो कार्य होते थे, बहुत ज्यादा कार्य होते थे, उन कार्यों के ऊपर एक समिति छोड़ दी जाती थी जो उनकी देखभाल किया करती थी। तो जो पहली समिति थी साथियों, प्रत्येक समिति के अंदर 5-5 सदस्य ही थे। अब जो प्रथम समिति थी ये क्या करती थी? तो पहली समिति उद्योग धंधों की देखभाल किया करती थी, उद्योग धंधों की देखभाल किया करती थी। तो साथियों आपको भी पता है, वर्तमान संदर्भ में देखें आज भी शहरों के अंदर उद्योग धंधा ही महत्वपूर्ण है। अगर अपने आज गांव से शहर जाते हैं तो किस उम्मीद में जाते हैं, किस आस में जाते हैं? इसी उद्योग धंधों के लिए जाते हैं साथियों। अगर बात करूं मैं द्वितीय समिति की, दूसरी समिति, तो दूसरी समिति क्या थी साथियों? विदेशियों की देखभाल किया करती थी, विदेशियों की देखभाल किया करती थी। अब विदेशियों की देखभाल कैसे? तो समझना कि शहर है, शहर के अंदर उद्योग धंधों के लिए या अपने मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए, अर्थात या फिर मैं कहूं कि बहुत सारे जो अपने आसपास के कुछ समय देश थे वो बौद्ध धर्म को जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे, तो वो शहरों के अंदर भ्रमण किया करते थे। तो उनकी देखभाल के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, दूसरी समिति जो इस विदेशियों की देखभाल किया करती थी। अब बात करता हूं तीसरी समिति की। तो तीसरी समिति एक बड़ा ही शानदार फैक्ट है कि तीसरी समिति उस समय जनगणना से संबंधित थी, जनगणना से संबंधित थी। तो साथियों अब देखो, आज से कम 2000 या 2300 वर्ष पहले भी जनगणना जैसे अपने को अस्तित्व प्राप्त होते हैं कि उस समय भी जनगणना की जाती थी। उस समय भी लोगों के अंदर इतनी जान पहचान थी कि जनगणना की जाती थी। अगर मैं बात करूं चौथी समिति की, अब मैं बात करूं चौथी समिति की, तो चौथी समिति क्या करती थी? तो उद्योग धंधे चलेंगे तो व्यापार भी होगा, तो व्यापार और वाणिज्य, अर्थात व्यापार और वाणिज्य की देखभाल क्या करती थी? साथियों मौर्य प्रशासन के अंदर व्यापारियों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था। इसी के आधार पर इनका ये शहरी प्रशासन चलता था, तो इनकी देखभाल करना भी आवश्यक था। तो इनकी देखभाल भी बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं बात करता हूं पांचवी समिति की, कि पांचवी समिति क्या करती थी? तो पांचवी समिति अब शहरों के अंदर उद्योग धंधे हैं, व्यापार हो रहा है, तो मिलावट की संभावना बढ़ जाती है, तो मिलावट की संभावना भी बढ़ जाती है, मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। तो उस मिलावट को रोकने के लिए, उस मिलावट को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, नंबर 5 समिति, जो इस मिलावट संबंधी कार्यों की देखरेख करती थी। अगर अभी मैं बात करूं नंबर 6 समिति की, तो उद्योग धंधे हैं, व्यापार होगा तो वस्तुओं का आदान और प्रदान होगा, अर्थात मैं यूं कहूं कि आयात और निर्यात होगा। आयात का अर्थ होता है खरीदना, निर्यात का अर्थ होता है बेचना। अब जो छठी समिति थी वो क्या करती थी? आयात और निर्यात की गई वस्तुएं, आयात व निर्यात की गई वस्तुओं पर जो टैक्स था, अर्थात चुंगी थी, टैक्स था, कर था, वो वसूला करती थी, वो वसूला करती थी। तो दोस्तों शहरी प्रशासन की जानकारी मेगा स्नेज की इंडिका से मिलती है। 6 समितियां थी, 6 समितियां थी, 6 समितियों में 5-5 सदस्य थे। 6 समितियां कौन सी थी? तो ये आपके सामने उल्लेखित कर दी है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये शहरी प्रशासन समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इजी है, 1-2 बार देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। पहली समिति उद्योग धंधों से संबंधित, द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल करती थी, जो तीसरी समिति थी जनगणना, चौथी व्यापार वाणिज्य,
पांचवी मिलावट और छठी जो बिक्री कर था उसको वसूल किया करती थी। अब साथियों बात करते हैं ग्रामीण प्रशासन की। ग्रामीण, कोई देश हो, कोई प्रशासन हो, उसका आधार ग्राम रहता है। अगर गांव नहीं होंगे तो कोई शहर नहीं होगा, क्योंकि शहर किस पर आधारित होते हैं? तो गांवों पर आधारित होते हैं। तो उस समय भी ग्रामीण जो व्यवस्था थी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। अब बात करते हैं ग्रामीण शासन की। ग्रामीण शासन की। ग्रामीण शासन, अब ग्रामीण शासन को भी सरलता है। तो देखो, ग्रामीण शासन, गांव एक थोड़ी थे, बहुत ज्यादा गांव थे। तो उन गांवों को भी अलग अलग पार्टों, अलग अलग समूहों में विभक्त बांट दिया गया था साथियों। तो उस समय जो ग्राम बटे हुए थे, तो इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझ लेना साथियों कि गांव, अब देखो एक शब्द आता है अपने सामने, ग्राम। ग्राम, तो ग्राम क्या था? एक या दस गांवों का समूह ग्राम कहलाता था। उस समय 1 या 10 गांवों के समूह को ग्राम कहते थे। अगर मैं बात करूं शहरी प्रशासन में, तो शहरी प्रशासन का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था साथियों, वो होता था नागरिक। नागरिक या नगरक। नगरक, नागरिक या नगरक। शहरी प्रशासन का प्रशासनिक अधिकारी नागरिक या नगरक हुआ करता था साथियों। अब ग्रामीण शासन का जो अधिकारी था वो गोप था। गोप या गोपा कह सकते हो आप इसे, गोप या गोपा था। अब 1 ग्राम या 10 ग्रामों के समूह को ग्राम कह दिया। अगर इससे आगे चलूं मैं, तो एक शब्द आता है संग्रहक या संग्रहण। संग्रहक क्या है? तो 1 या 10 गांवों के समूह को ग्राम कह दिया, तो 100 गांवों के समूह को संग्रह कहते थे। अर्थात ग्राम किस में बटे हुए थे? संग्रह। संग्रह के अंदर आगे बात करूं, संग्रह के बाद आता है अपना खरवरिक। खरवरिक या खरवाटिक एक ही बात है। खरवरिक, खरवरिक ये बट गया 10 के अंदर, ये 100 में। तो खरवरिक 200 गांवों का जो समूह था उसको खरवरिक कहते थे। ग्राम बट गया संग्रह में, संग्रह बट गया खरवरिक के अंदर। अगर खरवरिक की बात करूं तो खरवरिक बटे थे आगे द्रोणमुख। द्रोणमुख के अंदर देखो नाम बड़े ही अटपटे हैं, नाम बड़े ही अटपटे हैं, इनको याद रखना ही होगा, इनको याद रखना ही होगा। तो 200 गांवों का समूह खरवारिक कहलाता था, और जो 400 गांवों का समूह है, 400 गांवों का समूह है, द्रोणमुख कहलाता था। अब आगे बात करूं तो द्रोणमुख किस में बटे थे? तो ये बटे थे स्थानिकों में। स्थानिकों में, स्थानिक, स्थानिक भी शासन की बड़ी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इकाई थी। तो स्थानिक बटे थे, जो स्थानिक थे वो 800 गांवों का जो समूह होता था उनको स्थानिक कहा जाता था। तो नाम टफ है, इनको याद करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। दोबारा रिपीट मारो, ग्राम 1 या 10 गांवों के समूह को, संग्रह 100 गांवों के, खरवरिक 200 गांवों के, द्रोणमुख 400 गांवों के और स्थानिक 800 गांवों के। अब और कोई इलाज नहीं है, इतना याद न रखो तो इलाज यही बचता है 100, 100 2 से गुणा करो 200, इसको डबल करो 400, इसको डबल करो 800। ये नाम तो आपको क्रम से याद रखने ही पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं है। साथियों अपनों ने जो जिले थे अर्थात विषय थे उनको बड़े ही बखूबी पढ़ लिया था। अब बात करूं आगे तो उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, अब उस पर नजर डालते हैं, उस पर एक चर्चा करते हैं। तो देखो कोई प्रशासन, कोई साम्राज्य है, अगर उसकी न्याय व्यवस्था उन्नत है, अच्छी है, तो उस साम्राज्य का विकास बड़ा ही शानदार होता है। तो मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उल्लेख मिलता है कि बड़ी ही स्ट्रिक्ट, कठोर न्याय व्यवस्था थी। छोटा सा अपराध करने पर एक ही सजा ए मौत थी। अगर बात करूं उस समय की न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अगर मैं बात करूं उस समय की न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी साथियों?
तो उस समय दो प्रकार के अपने अपने न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। उस समय दो प्रकार के न्यायालय थे। अगर मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय, आज के संदर्भ में बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट था, तो चाहे कोई भी प्रशासन पढ़ लेना, चाहे आप मौर्य वंश का प्रशासन पढ़ रहे हो, गुप्त का पढ़ लेना, दिल्ली सल्तनत का पढ़ लेना, मुगल काल पढ़ लेना, सर्वोच्च शक्ति ओनली ऑन सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी, उसका नाम है राजा, किंग। यही था, इसका आदेश सर्वोपरि था। और छोटे मोटे जो झगड़े थे उनके निपटारे के लिए इस न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। दो प्रकार के न्यायालयों को उल्लेख मिलता है। तो नंबर एक न्यायालय था उसको आप व्यवहारिक न्यायालय भी कह सकते हो। तो जो नंबर एक न्यायालय है उसको आप व्यवहारिक न्यायालय भी कह सकते हो साथियों, या इसका दूसरा नाम आप ले सकते हो धर्म स्थानीय न्यायालय। और जो नंबर दूसरा था वो था कंटक शोधन न्यायालय। अब थे क्या, इसको समझना। व्यवहारिक जो न्यायालय थे उनको आज के संदर्भ में मैं कहूं दीवानी न्यायालय तो ज्यादा उचित होगा। दीवानी न्यायालय क्या होती है सर? तो ये देखिएगा कि जो छोटे बड़े झगड़े होते थे, मारपीट हो गई, मानहानि का जो केस था, जो छोटे मोटे विवाद थे, उसके निपटारे हेतु व्यवहारिक या धर्म स्थानीय न्यायालय होते थे। तो इनका जो न्यायाधीश होता था, फैसले सुनाता था, तो वो था व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक या धर्म स्थानीय जो न्यायालय थे उसको आज के संदर्भ में दीवानी न्यायालय कहा जा सकता है। उसका जो न्यायाधीश था वो था साहब व्यवहारिक महामात्र। अगर वही मैं बात करूं आगे कंटक शोधन की, तो इसको आज के संदर्भ में फौजदारी न्यायालय कह सकते हो आप। फौजदारी न्यायालय अर्थात जो बड़े मुद्दे होते थे, जैसे राज्य और नागरिक के मध्य जो विवाद हो गए, बड़े विवाद, हत्या का हो गया, तो उस संबंधी जो फैसले थे वो इस फौजदारी न्यायालय के अंदर सुनाए जाते थे। तो इसका जो न्यायाधीश होता था तो वो था साथियों वही प्रदेश था। इस प्रदेशता की चर्चा शायद पहले भी कर चुके हैं जब हमने मंडल पढ़ा था कि मंडल का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो मंडल का प्रशासनिक अधिकारी भी यही होता है। तो साथियों न्याय व्यवस्था आपको समझ में आ चुकी होगी। तो उस समय जो अपराध थे, उन अपराधों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है साहस। तो उस समय अपराधों को साहस कहा जाता था साथियों। तो उस समय अपराधों को साहस कहा जाता था। दो प्रकार के न्यायालय थे, व्यवहारिक न्यायालय या धर्म स्थानीय न्यायालय, दीवानी न्यायालय। दूसरा कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय, इसका न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और इसका प्रदेष्टा था। तो न्याय व्यवस्था पढ़ ली। अब आगे अपने बात करते हैं उस समय की गुप्तचर व्यवस्था। प्रशासनों के अंदर एक बड़ी ही ये शानदार प्रणाली थी गुप्तचर अर्थात गूढ़ पुरुष, जो क्या करते थे, दूसरों के जो राज थे वो उगलवाने में बड़े ही माहिर थे। तो इसका भी एक अपना अलग विभाग होता था। तो उस समय की गुप्तचर व्यवस्था देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था तो गुप्तचर, उस समय जो गुप्तचर थे वो दो प्रकार के थे। कौन से चर? तो एक का उल्लेख मिलता है, एक थी संस्था और एक का नाम मिलता है संचारा। अब ये संस्था और संचारा क्या है देखना। संस्था वे गुप्तचर, ध्यान देना, वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर लोगों से राज बुलाते थे, छानबीन करते थे, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर थे। बात करूं संचारा इसका विपरीत हो गया।
संचारा विपरीत हो गया। अर्थात जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, देश विदेश प्रदेश के अंदर जाते थे, तो उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है संचार। संचार। देखो साथियों, गुप्त व्यवस्था पढ़ रही हैं। दो प्रकार की गुप्त व्यवस्था थी, संचारा और संस्था। संस्था एक ही जगह पर रहेगी, संचारा अलग अलग जगह पर जाएंगे साथियों। तो उस समय जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष, गहरे पुरुष, गूढ़ पुरुष कहा करते थे, क्योंकि ये गहरे से गहरे राज उगलवा लिया करते थे। उल्लेख मिलता है कि उस समय जो वैश्य और शूद्र वर्ण की जो महिलाएं थी, वैश्य और शूद्र वर्ण की जो महिलाएं थी, वो भी राजा के इस विभाग, गुप्तचर विभाग के अंदर कार्य किया करती थी। वो भी लोगों से राज उगलवा लिया करती थी। तो अब मैं बात करूं तो इनके लिए दो यूनानी लेखक हैं। एक का नाम एरियन, बड़ा ही फेमस, एक का नाम था स्ट्रैबो। एरियन ने इस गुप्तचर के लिए, इस गुप्तचरों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, ओवरसियर। ओवरसियर। उल्लेख मिलता है कि एरियन इन गुप्तचरों को कहा करता था ओवरसियर, और स्ट्रैबो इनको कहा करता था इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। और जो चोर उचक्के थे, जो चोर उचक्के थे, उनके लिए एक विभाग भी बनाया गया था, जिसका नाम उल्लेख मिलता है रक्षण। रक्षण अर्थात रक्षा करने वाला। तो जो चोरों से इस प्रजा की रक्षा किया करता था। तो ये थी साथियों अपनी गुप्त व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। उस समय की सैन्य व्यवस्था। कोई भी प्रशासन हो, उसकी सैन्य प्रशासन से पता चल जाता है कि वो प्रशासन कितना समृद्ध है, कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, क्योंकि राजा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है सेना। तो उस समय उल्लेख मिलता है कि मौर्य वंश के अंदर नौसेना, नौसेना। आज के समय में बात करूं मैं, नेवी जल सेना का भी अस्तित्व था। जो नौसेना था उसका जो अध्यक्ष था वो था नवाध्यक्ष। अब जो सेना थी, सेना की भी अलग टुकड़ियां थी, इनकी भी समितियां थी। जैसे एक समिति को कार्य दे दिया कि आप इनकी रसद सामग्री है, खाने पीने की सामग्री है, उस पर ध्यान दोगे। एक अश्व सेना, एक घोड़े वाली, ठीक है, एक पैदल टुकड़ी होती थी। तो अलग अलग प्रकार की सेनाएं होती थी उस समय। तो मौर्य प्रशासन के अंदर उल्लेख मिलता है कि बहुत बड़ी सेना थी, 1-1.5 लाख की तो इनके पास पैदल सेना थी, 50,000 हाथी की सेना थी, 20,000 घोड़े की सेना थी। इस प्रकार बहुत बड़ी सेना थी उस मौर्य प्रशासन के अंदर। तो साथियों आगे अपने बात करते हैं उस समय की कर व्यवस्था। कर अर्थात टैक्स, टैक्स व्यवस्था। टैक्स प्रशासन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि राजा या शासन को जो आय है, इनकम है, वो इसी कर या टैक्स से प्राप्त होती थी। उसी पर उसका सारा का सारा प्रशासन, सारा का सारा कार्यभार चला करता था साथियों। अब बात करते हैं कर, टैक्स या भूमि की। भूमि भी इसी के साथ में कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगी साथियों। टैक्स कई प्रकार के थे, टैक्स कई प्रकार के थे। एक का नाम मिलता है भाग। ये तो बहुत पर्सनल में रहा है भी, इस कर का इतना भाग दिया जाएगा, इतना भाग दिया जाएगा। तो उसमें भूमि दो प्रकार की थी, आज भी दो प्रकार की है। एक भूमि थी राजकीय भूमि, एक थी निजी भूमि, प्राइवेट भूमि। राजकीय भूमि को उस समय कहा जाता था सीता, और इसके अध्यक्ष को कहा जाता था सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष। और जो निजी भूमि, निजी भूमि से जो कर वसूला जाता था, निजी भूमि से जो कर वसूला जाता था, उस कर को कहा करते थे साथियों भाग। निजी भूमि से वसूला गया कर कहलाता था भाग कहलाता था। निजी भूमि से वसूला गया कर भाग कहलाता था। तो उल्लेख मिलता है, मेगास्थनीज कहता है, मेगास्थनीज कहता है कि उस समय जो कर भार था वो 1/8 था, 1/8 था। जबकि चाणक्य कहता है कि उस समय जो कर भार था
1/6 था, जो कहीं ना कहीं सही राइट प्रतीत होता है। तो ये उस समय की कर व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था थी। टैक्स कई प्रकार के थे, कर कई प्रकार के थे साथियों। तो जिसमें से एक अपने को नाम मिलता है भाग। अगर मैं बात करूं तो उस समय एक कर और था, प्रणय कर। प्रणय कर ये क्या था? प्रणय कर था आपातकालीन कर। आपातकालीन कर अर्थात कोई देश उस साम्राज्य पर अगर आक्रमण कर देता था, अटैक कर देता था, तो उसकी जो सेना थी, उसके रहने सहने और खाने पीने के लिए एक टैक्स दिया जाता था, तो वो आपातकालीन कर था। आपातकालीन कर था। तो भाग थे इनका तो निश्चित एक समयावधि होती थी कि एक फसल के बाद या एक महीने या एक साल के बाद, जैसे भी उस समय की व्यवस्था रही होगी उसी प्रकार से लिया जाता था। वही प्रणय कर था, वो आपातकालीन किसी भी समय पर लिया जा सकता था जरूरत पड़ने पर। एक कर का उल्लेख मिलता है हिरण्य कर। एक का उल्लेख मिलता है हिरण्य कर। हिरण्य कर था साथियों नगद रूप में लिया जाने वाला कर। नगद रूप में कैसे? अर्थात कैश। तो उस समय कर भी अलग अलग प्रकार के लिए जाते थे, जैसे भूमि ले ली, अनाज ले लिया या इत्यादि कोई वस्तु ले ली, परंतु जो हिरण्य कर था ये नगद के रूप में लिया जाता था। अब भूमि उसमें राजकीय भी थी, निजी भी थी। एक उल्लेख मिलता है, एक भूमि का प्रकार था कृष्ट। ये जो कृष्ट भूमि थी ये अच्छी भूमि होती थी, तो इस कृष्ट को अच्छी भूमि कहा जाता था। और इसी के विपरीत एक भूमि थी अकृष्ट, अर्थात बुरी या अच्छी भूमि नहीं थी। भूमि दो प्रकार की थी, कृष्ट और अकृष्ट। कृष्ट अच्छी, अकृष्ट बुरी। अगर वही बात करूं मैं, एक भूमि का नाम मिलता है अवैध मात्र। अवैध मात्र। अवैध मात्र जो भूमि हुआ करती थी कि जो अवैध मात्रक भूमि हुआ करती थी वो क्या थी साथियों? तो जो अवैध मात्रक भूमि थी वो क्या थी? तो साथियों वो थी कि बिना बरसात के जिस भूमि पर फसल अच्छी हो जाती थी उसको अवैध मात्रक कहा जाता था। उसको अवैध मात्रक कहा जाता था। तो ये अपनों ने टैक्स पढ़ा उस समय का, किस प्रकार का कर व्यवस्था थी, कर कई प्रकार के थे, उसमें पढ़ लिया। भाग पढ़ लिया, प्रणय कर पढ़ लिया, हिरण्य कर पढ़ लिया। भूमि कई प्रकार की थी, कृष्ट, अकृष्ट, अवैध मात्रक। इन सभी चीजों की अपनों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा कर ली साथियों। अब मौर्य प्रशासन के अंदर एक ही चीज बचती है, वो है उस समय की धार्मिक स्थिति। प्रशासन जब तक अधूरा रहता है जब तक अपने उस समय की धार्मिक और जातीय स्थिति नहीं पढ़ लेते। तो उस समय की धार्मिक स्थिति क्या रही होगी वो देखिएगा। धार्मिक स्थिति तो उल्लेख मिलता है कि उस समय जो समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह जाति पर आधारित हो चुकी थी। वैसे तो बात करूं मैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल अपने दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक काल को एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था या ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। अर्थात आप किसी भी जाति में जन्म ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्या कार्य करते हो उससे आपकी जाति निर्धारित की जाती थी। अगर वही बात करूं मैं उत्तर वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक के काल के अंदर जो जाति व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जन्म पर आधारित होने लगी। जन्म अर्थात आप जिस वंश के अंदर जन्म लोगे आपकी जाति, आपका वर्ण वही था। अगर बात करूं मैं मौर्य साम्राज्य के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह जाति कास्ट पर आधारित हो गई थी। उस समय 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन से? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 शूद्र, नंबर 4 वैश्य।
4 वर्ण थे, जो जिस वंश के अंदर जन्म लेगा उसकी जाति वही होगी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी पूरी तरह जाति पर आधारित हो चुकी थी। अब मैं बात करूं उस समय जो ये शूद्र और वैश्य थे, इनकी धार्मिक स्थिति की, तो इनकी धार्मिक स्थिति अच्छी थी। अच्छी कैसे? तो ये क्या करते थे, राजा के प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेते थे, सेना के अंदर भी थे। पीछे अपना गुप्त व्यवस्था पढ़ी, उसके अंदर भी इस वर्ण की जो महिलाएं थी वो राजा को प्रशासनिक कार्य में सहयोग किया करती थी। साथियों, अगर मैं बात करूं उस समय की महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, क्योंकि उल्लेख मिलता है कि जो राजा था, राजा के महिला अंगरक्षक भी थी। महिला अंगरक्षक अर्थात वुमेन बॉडीगार्ड भी थी, महिला बॉडीगार्ड भी थी। इन महिला बॉडीगार्डों के लिए एक शब्द उपयोग में लिया गया है जो था समरा अनुरागनी। इन महिला बॉडीगार्ड, महिला अंगरक्षक को समरा अनुरागनी कहा करते थे। साथियों, उस समय अब महिलाओं की स्थिति, इनके विवाह की बात करता हूं तो उस समय समाज के अंदर 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। एक का उल्लेख मिलता है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक का उल्लेख मिलता है प्रतिलोम विवाह। इस चीज को समझना कि अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह वह होगा जिसके अंदर जो स्त्रियां होगी, महिला होगी, उसकी जो जाति होगी वो नीची जाति होगी, उसकी जाति नीची जाति होगी। जो पुरुष होगा उसकी जाति साथियों क्या होगी, उच्च होगी। अर्थात पुरुष उच्च वर्ण उच्च जाति का हो, महिला नीची वर्ण या नीची जाति का हो, तो वह विवाह कहलाता है अनुलोम विवाह। प्रतिकूल इसी के अपोजिट हो जाएगा, अर्थात जो महिला थी वो उच्च वर्ण की थी, उच्च वर्ण की, और जो पुरुष थे वो नीचे वर्ण या नीचे जाति के थे। अनुलोम विवाह के अंदर स्त्रियां नीची जाति की, पुरुष उच्ची जाति का। प्रतिलोम विवाह के अंदर महिला उच्ची जाति की और पुरुष निम्न वर्ग या निम्न वर्ण का था। तो साथियों, ये उस समय की धार्मिक स्थिति रही थी। तो अपनों ने पीछे 3, 4, 5 जितने भी क्लासें लगाई उसके अंदर अपनों ने मौर्य वंश की एक बड़ी ही शानदार वार्ता कर ली, और पिछली क्लास के अंदर प्रशासन अदा किया था, और इस क्लास के अंदर मौर्य प्रशासन पूरा कर लिया। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको 1, 2, 3 बार देखना, रट लेना साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1 या 2 प्रश्न इससे आ ही जाते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं आपके सामने एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लेकर भारतीय इतिहास